नमस्कार, मैं हूं ललित और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार बनेंगे। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का वो जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर आगे बढ़े, इसके लिए लगातार कोशिश में जुटे हैं। और लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ महू से गायत्री दुबे जी मौजूद हैं, जो दुबे कोचिंग क्लास की डायरेक्टर हैं। लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गायत्री जी। जी सर, सबसे पहले नमस्कार सर आपको, और बंसल न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी संस्था को दी कि हम लोग आएँ और स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में टीचर्स का इंटरेक्शन ठीक से हो पाए। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार मैम, क्योंकि आप भी यहाँ हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से बहुत बच्चों को, पेरेंट्स को इसका लाभ मिलने वाला है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आप कोचिंग क्लास की डायरेक्टर हैं, तो क्या कुछ आपकी कोचिंग में खास है, इसके बारे में बताएं। और आप इस पेशे में, यानी कि आप शिक्षक के रूप में कब से काम कर रही हैं? जी सर, एक्चुअल में सर इस टीचिंग फील्ड में मुझे 16 इयर्स हो चुके हैं और लास्ट 13 इयर्स से हमारा ये कोचिंग जो है वो चल रहा है। लेकिन अभी हमने हाल ही में 1 ईयर्स पहले इसको न्यू कैंपस में शिफ्ट किया है ताकि बच्चों को और फैसिलिटी मिल सके और हम और सुविधाएं बच्चों को दे सकें। अभी रिसेंटली हमारे इंस्टीट्यूट में सर 8 फैकल्टीज़ वर्क कर रही हैं एंड ऑल फैकल्टीज़ आर वेल एजुकेटेड एज वेल एज वेल एक्सपीरियंस्ड। सारी फैकल्टीज़ को अप्रोक्स 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हमारी कोचिंग में सर 5th to 12th क्लासेस रन की जा रही हैं। हमारी जो संस्था है वहाँ पर अगर हम स्ट्रीम की बात करें 11th-12th की, तो सर वहाँ पर PCMB के साथ साथ कॉमर्स क्लासेस भी रन की जा रही हैं। देखिए, 2 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं आपके यहाँ, PCM है, PCMB भी है और कॉमर्स का क्लासेस भी है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसके लिए फैकल्टीज़ भी आपके पास अलग अलग है। और आप खुद भी पढ़ाती हैं? कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाती हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? जी सर, सर मैं केमिस्ट्री लेती हूँ 11th-12th में, एज वेल एज 9th और 10th का जो है वो साइंस भी मैं ही लेती हूँ सर। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टीचर्स रखे जाएं और टीचर्स ऐसे हों जो अपने सब्जेक्ट में उनको मास्टर डिग्री जो है वो प्राप्त हो, ताकि वो बच्चों को जो है डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कर सके। हमारे यहाँ बैच वाइज क्लासेस हैं सर, जिसमें बच्चों को इंडिविजुअल मैथ्स, साइंस और सोशल, स्पेशली ये 3 सब्जेक्ट्स जो है वो 9th-10th में इन सब्जेक्ट्स को फोकस किया जाता है। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो जो हिंदी इंग्लिश है सर, उसमें स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो मेनली ग्रामर में प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए हम टाइम टू टाइम एग्ज़ाम के बिफोर या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस में, या जब गवर्नमेंट हॉलीडेज़ आते हैं उस टाइम को यूटिलाइज करके हम एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवाते हैं लैंग्वेजेस के लिए। बिल्कुल। ये भी जानना चाहेंगे मैम, अक्सर पेरेंट्स भी इस बात को जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो उतना बच्चों को शायद एक एक चीज़ों में अटेंशन कम मिल पाता है, ऐसा पेरेंट्स का भी मानना है। आपकी क्लासेस में स्ट्रेंथ कितनी रहती हैं, कितने बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और किस तरह से उनको पढ़ाया जाता है? सर एक्चुअल में वी नो दैट कि अभी CBSE के बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, नॉर्म्स हैं, तो हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में 15:1 का एक रेशो फिक्स्ड कर रखा है कि एवरी 15 स्टूडेंट पे हमारे यहाँ एक टीचर होता है और 15 स्टूडेंट से ज़्यादा हम एक बैच में नहीं लेते हैं। सपोज़ एक क्लास में हमारे पास यदि 30 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, मोर देन 30 हो जाते हैं, तो वी आर डिवाइडिंग, उसको हम डिवाइड कर देते हैं और 2 अलग अलग टाइम जो है वो शेड्यूल हम उसके लिए अरेंज कर देते हैं। ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हर बच्चा जो आपके यहाँ आता है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्कूल में भी जाता है।
बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, खास बात ये, और दूसरी साथ ये भी, दोनों में अगर आप अंतर बता सकें कि स्कूल में पढ़ाई और कोचिंग में पढ़ाई में क्या एक अंतर होता है, बेसिक बच्चों के स्तर को भी लेकर और पढ़ाई के स्तर को भी लेकर। जी सर, देखिए स्कूल में भी हर टीचर अपना बेस्ट देना चाहता है सर। टीचर ये चाहता है कि हर स्टूडेंट को प्रॉपर नॉलेज मिले, जितना वो चाहता है वो अपना बेस्ट देना चाहता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है सर, स्कूल में टीचर के पास एक टाइम लिमिट होती है। 40 मिनट के उस टाइम पीरियड में उसको एनी हाउ अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, प्लस एक टाइम लिमिट होता है कि टिल इस मंथ तक आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है। बट कोचिंग में थोड़ा सा ये होता है कि हम जो हॉलीडेज़ होते हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कर लेते हैं। संडे जो होता है उस टाइम को भी सर हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मॉर्निंग में जो है अर्ली मॉर्निंग क्लासेस अरेंज कर देते हैं। अगर हमको लगता है कि बच्चे को रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है तो उस ड्यूरेशन में हम जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 और 3 आवर्स की क्लासेस भी अरेंज करवा सकते हैं। पर्टिकुलर बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको हम एनालाइज करते हैं कि सपोज़ एक चाइल्ड है जो सोशल में बहुत अच्छा है लेकिन उसका मैथ्स वीक है, तो हम मैथ्स के लिए उसको एक अलग से क्लासेस जो है वो अरेंज कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन स्कूल। स्कूल में सर इतने बड़े स्कूल में एक बच्चे के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। और तमाम बच्चों तो के एक ही स्तर जो माइनर है, डिफरेंस मेंटल हो स्तर जाता भी है अलग अलग स्कूल होते और हैं। कोचिंग में। जी, मेंटल स्तर भी अलग अलग होते हैं, पढ़ाई का जी स्तर सर। भी अलग अलग होते हैं, तो शायद स्कूल में ये सब पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे को उतना अटेंशन दिया जा सके। जी सर, आप ये हम सभी जानते हैं कि अगर एक क्लास में आपके स्लो लर्नर स्टूडेंट भी होंगे, एवरेज होंगे, टॉपर स्टूडेंट भी होंगे। हमने देखा है बर्ड्स होती है सर, सभी के पास विंग्स होते हैं, सब उड़ सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। छोटी चिड़िया है, बहुत कम उड़ सकती है। आप ईगल को देखेंगे बहुत हाई जो है उड़ सकता है। तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। बट कोचिंग में ये होता है सब सर कि जब बच्चा एडमिशन लेता है, हम थोड़ी दिन तक, फ्यू डेज तक थोड़ा सा उसको वॉच आउट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। देन फिर हम अपनी क्लासेस को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं कि बच्चे को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ में उसको ज़्यादा टाइमिंग की ज़रूरत है, जो कि स्कूल में सर पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये भी जानना चाहूँगा मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा बच्चा किस स्तर का है। ये कैसे करते हैं? क्या उनके टेस्ट लिए जाते हैं? किस तरह से आपको ये पता चलता है कि ये वीक स्टूडेंट है, इस पर ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है? सर वी आर टेकिंग रेगुलर टेस्ट, और मॉक टेस्ट जो होता है वो तो हमारा वीकेंड होता है। दैट उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर चैप्टर, जो सपोज एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम बच्चे का एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, उसका जो हॉट क्वेश्चंस हैं, लेसन के बीच में से हम फाइंड आउट करके जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि बच्चे का बेसिक नॉलेज कितना है। तो मॉक टेस्ट के जो उसके मार्क्स होते हैं, जो उसका बेसिक होता है नॉलेज, एज वेल एज हम लोग सर प्रेजेंटेशन भी रखते हैं अपनी क्लासेस में। उस प्रेजेंटेशन के बेस पे भी हम बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं कि स्टूडेंट कितना कैपेबल है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है, दैट मीन्स उसको अंडरस्टूड है ईच एंड एवरीथिंग। बट अगर वो सामने फ्रंट में हमारे खड़े होकर और उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स उसको अभी उसका बेसिक या जो भी टॉपिक है वो क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर लेते हैं बच्चे का एक वीक पॉइंट। मनोवैज्ञानिक तरीके से भी एक टीचर को समझना होता है एक बच्चे को, स्टूडेंट को। हमने अक्सर देखा है कि जो ट्यूशन क्लासेस हैं या फिर जो टीचर हैं वो मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो शायद बच्चा उनसे बहुत अच्छी तरह से सीखता है चीज़ों को। और हमने अक्सर देखा है कि कई बार कई बच्चे बहुत पढ़ाई में होशियार रहते हैं, कई बच्चे मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो उनके लिए किस तरह से आप टैकल करते हैं उनको? सर देखिए, जैसे कि जब एक टीचर को बीएड की ट्रेनिंग दी जाती है, तो बीएड में टीचर को यही सिखाया जाता है कि फर्स्ट आपको एनालिसिस करना है कि बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, देन आपको मूव करना है फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं, और वो टीचिंग मेथड आपको बच्चे की कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी, कि बच्चे का मेंटल लेवल किस स्तर का है, उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना है। और वो टीचिंग मेथड्स हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो टीचर को यही हम अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेन करते हैं कि आपको जो है वो जो आपकी टीचिंग मेथड्स हैं उसमें बच्चे के साथ चेंजेस करना है, अपडेटेड होना है। अभी जैसे सीबीएसई है सर,
हमेशा अपने रूल्स में कुछ कुछ चेंज लाते हैं, अपडेट लाते हैं। तो हम लोगों का भी पूरा यही कोशिश होता है कि जो नॉर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं या जो भी, जैसे अभी एनईपी आया, तो हम उन चीज़ों को फुलफ़िल करें, सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलें और बच्चों के जो मेंटल लेवल है, उनकी बच्चों के मेंटल लेवल के साथ साथ उनकी साइकोलॉजी को समझें, ताकि बच्चा जो है एक स्टेप और आगे मूव कर पाए, बच्चा हेजिटेट ना हो और क्लास में जो है वो अलोन फील ना करे, क्योंकि उसके साथ साथ सुपीरियर स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। तो हमने अपने क्लास में सर सिटिंग अरेंजमेंट भी कुछ इस तरीके से कर रखा है कि हम अधिकतर स्कूल्स में देखते हैं या कोचिंग में कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बच्चे हेजिटेट होते हैं या स्लो लर्नर होते हैं वो बैक साइड की बेंच को चूज़ करते हैं। बट हमने अपनी इंस्टीट्यूट में सर एक जो जीनियस बच्चा है उसके साथ एक स्लो लर्नर स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, स्पेलिंग्स प्रॉपर नहीं लिख पाते हैं या कुछ फॉर्मूलाज लर्निंग में प्रॉब्लम होता है, तो उनके साथ हम बिठाते हैं। तो उसमें ये होता है सर कि जो एक अच्छा बच्चा है, एक बच्चा ऐसा है जिसका मेंटल लेवल थोड़ा सा हाई है, वो बच्चा एज अ हेल्पिंग हैंड उस स्लो लर्नर स्टूडेंट के लिए वर्क करता है। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने से काफ़ी हेल्प होती है। बहुत अच्छी बात गायत्री जी आपने बताई और मुझे लगता है कि तमाम उन टीचर्स को ये ज़रूर सुनना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर कई बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन कई बार वो आत्मसात नहीं कर पाते, चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाते, और क्यों नहीं कर पाते ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो उनको उनके स्तर पर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और बात सामने आती है मैम, हमने पिछले कई दिनों से कुछ ट्रेंड देखा है पढ़ाने का, कोचिंग क्लासेस का, कि बहुत अच्छे बच्चे वो छांटते हैं, पहले ही टेस्ट लेते हैं और तमाम टेस्ट के जो रिज़ल्ट के आधार पर जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको अपने कोचिंग क्लास में लेते हैं। निश्चित तौर पर वो अपना रिज़ल्ट अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोचिंग क्लास की ज़रूरत तो उनको पड़ती है जो वीक है, जो स्कूल में नहीं पढ़ पाते या नहीं समझ पाते, उनको कोचिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को कोचिंग में लेना बेहद ज़रूरी है। क्या आपके कोचिंग में उन वीक बच्चों को स्थान दिया जाता है? जी सर, देखिए, सपोज वी हैव 2 स्टूडेंट्स, एक आपके पास वीक स्टूडेंट है और एक जो है वो जीनियस बच्चा है। आप जीनियस बच्चे को जितना टीचिंग मटेरियल देंगे वो एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी करने के लिए भी कैपेबल है, लेकिन एक स्लो लर्नर स्टूडेंट जो है सर उसको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है। तो यदि आपने अच्छे बच्चे अपने इंस्टीट्यूट में ले रखे हैं और आपका बेस्ट रिजल्ट बन रहा है, तो सर ये आपका हार्डवर्क शो नहीं करता है, यह मेंशन नहीं करता है कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है एक अच्छा कोचिंग क्लास है, हमारी फैकल्टीज़ जो हैं वो हार्डवर्क कर रही हैं बच्चों के साथ। लेकिन वहीं पर अगर एक स्टूडेंट है जो कंपार्टमेंट वाली कंडीशन में है और अगर वो बच्चा टिल 50% 60% यहाँ तक है, तो अगर वो 5% भी इंक्रीज़ करता है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमने उस बच्चे के साथ हार्डवर्क किया है। तो हम लोग अपनी कोचिंग क्लास में सर ये जो स्लो लर्नर स्टूडेंट है, जो बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, दे कैन डू, बट उनके अंदर एक मोटिवेशन की कमी है, वो सेल्फ मोटिवेटर नहीं होते, वो अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं सर क्या होता है आजकल की इस बिजी लाइफ में, या तो बच्चे की जो फैमिली है वो वेल एजुकेटेड नहीं है, और अगर वेल एजुकेटेड है तो पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं। वर्किंग होने के बीच में क्या होता है कि जो बच्चा है और पेरेंट्स है उनके बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, और उस इंटरेक्शन की लैक ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है कि बच्चे को प्रॉपर मोटिवेशन ही नहीं मिल पाता है। तो उस सिचुएशन में हमको बच्चे के इमोशंस के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझना है और हमको उसको मोटिवेट करना है कि यू कैन डू इट। अगर आप बार बार सर एक ही चीज़ को बार बार बोलेंगे बच्चे के सामने, तो कहीं ना कहीं बच्चा फील करता है कि यस आई कैन, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती है। और सर ये से बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एक 50% वाला बच्चा डायरेक्ट जंप करके 90% लाएगा, बट एटलीस्ट वो एक स्टेप तो आगे की तरफ मूव करेगा यदि हम उसके ऊपर प्रॉपर फोकस करते हैं और उसके वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो आपने सही बात कही, क्योंकि हम भी ये लगातार कहते हैं कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चों के साथ एक संवाद बना के रखना चाहिए, कम्युनिकेशन हमेशा होते रहना चाहिए ताकि उसका स्तर भी पता चल सके और उसके मन में क्या चल रहा है, पढ़ाई को लेकर, घर की परिस्थिति को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ चल रहा है ये पता चल सके, चाहे वो कोचिंग क्लास में हो चाहे घर पे हो। मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे। देखिए आज का जो ज़माना है वो टेक्निकल एजुकेशन का है, करियर को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं
क्या पेरेंट्स आपके पास आते हैं, क्या आप कोई इस तरह से काउंसलिंग करते हैं? क्योंकि आपके यहाँ आपने बताया कि आप कॉमर्स स्ट्रीम भी है, साइंस भी है, तो बच्चे को क्या लेना चाहिए और इसको लेने के बाद आगे भविष्य किस तरह का है, किस तरह की एग्जाम से, क्या इस तरह को लेकर कोई काउंसलिंग आप कंडक्ट करती हैं या पेरेंट्स आते हैं आपके पास? जी सर, ये प्रॉब्लम सर 90% पेरेंट्स की और बच्चों की प्रॉब्लम होती है, और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं। और स्पेशली ये प्रॉब्लम हमारे सामने तब आती है जब बच्चा मूव करता है 10th टू 11th। अभी आपने देखा आज ही 10th सीबीएसई का जो है एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम था मैथ्स का। नेक्स्ट डे से बच्चे को अब टेंशन होगा कि हमको 11th की तरफ मूव करना है। वो अपने रिजल्ट का वेट करेगा, परसेंटेज का वेट करेगा, देन कहीं ना कहीं माइंड में होगा कि अब हमको क्या करना है। प्रॉपर गाइडेंस की वजह से कुछ बच्चे जो है अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं, बट उनको नॉलेज नहीं होता है सर कि इस फील्ड में एक्चुअल में आगे चल के क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकती है। तो इसके लिए सर हम प्रॉपर गाइडेंस क्लासेस लगवाते हैं, कैरियर गाइडेंस क्लासेस, जिसमें कि बंसल कॉलेज का और वहाँ के प्रोफेसर्स का हमारे साथ काफ़ी योगदान रहता है। उन लोगों ने बीच बीच में आके इस सेशन में 2 से 3 टाइम्स जो है हम लोगों को और बच्चों को मोटिवेशन दिया, उसके साथ साथ कैरियर गाइडेंस भी दिया, बच्चों के जितने भी डाउट्स थे वो भी क्लियर कराया। कितनी एग्ज़ाम्स होती है, ईयर्स में कौन सी एग्ज़ाम कितने टाइम्स पे होती है, कब फॉर्म फिल किए जाते हैं, किसके लिए कितने मिनिमम क्वालिफिकेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इन्हीं सेमिनार्स में क्लियर करते हैं। और उसमें हमारा मेन मोटिव ये होता है कि वो हर एक मैसेज हम पेरेंट्स तक भी पहुंचाएं। मैम, आप केमिस्ट्री की क्लासेस लेती हैं, आप साइंस क्लासेस लेती हैं। जी सर। और मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भी बच्चा इंजीनियर बनना चाहेगा, आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहेगा। आजकल कंपटीशन का युग है और ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो बेस्ड होती हैं वो 11th और 12th के कोर्स पर ही, यानी कि सिलेबस तो वही होता है, बेसिक तो वही होता है। तो बच्चों को आगे पढ़ना है तो क्या वो एजुकेशन अलग होता है या फिर इसी के साथ आप उन जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की भी तैयारियाँ करवाती हैं? सर देखिए, एक्चुअल में यदि किसी बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, तो आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन का लेवल हाई होता है, लेकिन आपकी बुक से बाहर, आपकी एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ नहीं होता है सर। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपने बुक को अच्छे से रीड कर रखा है, आपकी कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपने कोई भी स्टडी यदि किया है, और 9, 10th, 11th, 12th ये 4 क्लासेस सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके कैरियर के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो यदि आपने ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो आपको किसी एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किसी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपनी फाउंडेशन क्लासेस के साथ साथ ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हाई फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और वो सेल्फ स्टडी करते हैं और अपना जो उनका गोल होता है, उसको एक टारगेट को वो 9th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं कि ये हमारा एम है और इसी के अकॉर्डिंग हमको आगे की तरफ मूव करना है, एंड डेफिनेटली सर उनको सक्सेस मिलता है। आपने सही कहा, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों के लिए 2-2 कोचिंग क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और आपके यहाँ कोचिंग क्लास में आप इस तरह से पढ़ाई कराते हैं, इस तरह से स्टडी कराते हैं ताकि वो दोनों ही जो एग्ज़ाम्स को फेस कर सकें और उनका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, स्ट्रांगली जो है फोकस हो सके सब्जेक्ट पर। बहुत बहुत आपने सही बात बताई है। लेकिन एक बात और है जो जहन में आती है, क्योंकि आज का जो ज़माना है, युग है, वो टेक्निकल एजुकेशन का है। टेक्निकल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंस है आज के युग में, और खासकर इंडिया जैसे देश में जो डेवलपिंग कंट्री है, हमारे देश में कितना महत्व है इसको लेकर? सर देखिए, कोई भी अगर आप चीज़ें लेते हैं तो उसके 2 फेजेस होते हैं, एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, बट इट्स डिपेंड ऑन स्टूडेंट कि स्टूडेंट उसको किस वे में यूज़ कर रहा है। अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत यूज़फुल है कि स्टूडेंट के लिए अगर हम देखें तो, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि स्टूडेंट उसको किस पर्पज़ से, किस तरीके से यूज़ कर रहा है। और अगर टीचर जो है वो इस टेक्नोलॉजी के साथ टीचिंग दे तो
तो बच्चे को बहुत बेस्ट इसके आउटपुट मिलेंगे। और सर हमारी संस्था में हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से जो टाइम है, बाहर का जो कंपटीशन है बच्चों के लिए, तो उसके साथ साथ हम टीचर्स को भी अपडेट होते रहना पड़ेगा। हमें स्टूडेंट्स की नीड को समझना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, कंपटीशन में टेक्नोलॉजी में क्या नया डेवलपमेंट आया है और स्टूडेंट के लिए हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेबल है ये बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ों को यदि टीचर अपनी टीचिंग में ऐड कर ले विथ टेक्नोलॉजी, तो सर टीचर स्टूडेंट की टीचिंग बहुत बेस्ट हो सकती है और स्टूडेंट भी उसको रॉन्ग वे में यूज़ ना करके अपनी स्टडी के लिए सर प्रॉपर यूज़ करे, तो बच्चा भी बहुत आगे निकल सकता है। यानी कि टेक्निकल चीज़ें जितनी भी हैं अब वो हेल्पिंग हैंड हो सकता है टीचिंग की फील्ड में भी और इवन तो दूसरी फील्ड्स में भी अगर हम देखें तो बंसल न्यूज़ का जो योगदान है एजुकेशन फील्ड में, आप किस तरह से उसको देखते हैं? जी सर, बंसल न्यूज़ का भी बहुत योगदान है सर। देखिए आज जैसे इस न्यूज़ चैनल पे आपने किसी टीचर को, किसी डायरेक्टर को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, तो यदि हम अपनी कोचिंग क्लास से डायरेक्टली इतने स्टूडेंट्स से, इतने पेरेंट्स से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो सकते, हमारा मैसेज हम इतने लोगों तक कन्वे नहीं कर सकते, हम वहाँ तक सीमित है सर जिन घरों के बच्चे हमारे ट्यूशन में आ रहे हैं या लोकल जो एरियाज़ होते हैं। लेकिन ये जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हज़ारों बच्चे, हज़ारों पेरेंट्स तक हम अपने मैसेजेस को पहुंचा सकते हैं, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को उनके साथ हम सर डिस्कस कर सकते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। एजुकेशन फील्ड में भी बंसल ग्रुप है, वो भी लगातार अपना योगदान दे रहा है। आप कुछ जानते हैं उनके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? जी सर मैं अभी का आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि वी आर टेकिंग 11th एंड 12th क्लास ऑल्सो। 12th क्लास के स्टूडेंट्स को सर कुछ प्रॉब्लम हुआ। केमिस्ट्री लैब तो सर आप जानते हैं कि हम कोचिंग में अवेलेबल नहीं करा सकते, लेकिन फिजिक्स में बच्चों को कुछ इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम आई कि मैम हमें प्रैक्टिकल में थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो बंसल ग्रुप से हमने बात की जब, तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे वो विथ इंस्ट्रूमेंट हमारी क्लासेस में आए, बच्चों को प्रॉपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली उनके एग्ज़ाम्स में सर। और बीच बीच में ये लोग कैरियर गाइडेंस के लिए भी हम लोगों को हेल्प करते हैं, जिससे बच्चों को जो प्रॉपर गाइडेंस है वो मिल जाता है। जो इंटीरियर एरियाज़ के बच्चे हैं, जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, पेरेंट्स ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, या जिनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों से इंटरेक्शन करने का, तो किसी बच्चे के पास कोई कन्फ्यूजन होता है या डाउट होता है तो दे कैन ईजिली क्लियर। गायत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई और आपने जो एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है। निश्चित तौर पर जो पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे बहुत लाभ मिलने वाला है और इसी स्ट्रेटेजी पर जो है टीचर्स पढ़ाएंगे भी और बच्चे भी उसी स्ट्रेटेजी के आधार पर पढ़ना चाहेंगे भी और निश्चित तौर पर उनका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें